अभी हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, है ना। आता आपण भारताचा इतिहासाबद्दल शिकणार आहोत, थोडंसं आहे, जास्त नाहीये याच्यात. ओके, इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी. ओके, देखो इंडिया के ऊपर 150 साल किसने राज किया? ब्रिटिश लोगों ने. भारतावर ब्रिटिश लोकांनी काय केलंय? राज्य केलं. किती वर्ष? 150 वर्ष. ओके, इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन ईयर 1947. ये भी पता है तुम लोगों को. इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? 1947 में. इंडियाला स्वतंत्र केव्हा झाला? 1947 मध्ये. डिस्पाइट फेसिंग सेव्हरल प्रॉब्लेम्स लाइक 3 वॉर्स, famine situations in various parts and similar issues after independence, India is major developing country of the world. देखो इंडिपेंडेंस के बाद देखो क्या, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला पॉइंट क्या है? 150 साल इंडिया के ऊपर ब्रिटिश लोगों ने राज किया है, फर्स्ट, है ना. दूसरा, इंडिपेंडेंस कब मिला? 1947 में. थर्ड पार्ट, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अब तक कितने वॉर किए हैं? 3. कितने वॉर किए हैं? 3. पाकिस्तान के साथ हुआ है अपना, है ना. और उसके बाद फमाइन कंडीशंस भी इंडिया के ऊपर बहुत सारी आई है. फेमाइन कंडीशन मतलब क्या? अकाल, बारिश नहीं है, सूखा पड़ा है, बहुत ज्यादा बारिश भी आ गई, ये सब खराब हो गया. ओके, फेमाइन कंडीशन मतलब पानी की कमी, बारिश ही नहीं ज्यादा हुई. ये ऐसे कंडीशन इंडिया के ऊपर आया है. बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इंडिया ने फेस किया है. कब? इंडिपेंडेंस के बाद. उसके बाद भी इंडिया आज डेवलपिंग कंट्री माना जाता है. मेजर डेवलपिंग कंट्री मतलब इंडिया का डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है. ओके, बघा मराठीत सांगायचं झालं तर आज 150 वर्ष ब्रिटिश लोकांनी भारतावर राज्य केलं. बरोबर आहे, भारतावर त्यांनी राज्य केलं. त्यांना स्वतंत्रता केव्हा भेटली? 1947. भारताला स्वतंत्र केव्हा झाला भारत? 1947 साली. स्वतंत्र झाल्यानंतर भारताला खूप साऱ्या गोष्टींना सामोरं जावं लागलं. उदाहरणार्थ 3 आपले लढाया झाल्या पाकिस्तान सोबत झालेल्या आहेत, बरोबर आहे. त्यानंतर दुष्काळ पण पडलेला आहे भारतावर खूप मोठा. असं असूनही भारत हा डेव्हलपिंग कंट्री मानला जातो, म्हणजे विकसित होण्याच्या दिशेने चालणारा देश. म्हणजे भारताचा विकास मोठ्या प्रमाणात होत आहे. एवढे सगळे प्रॉब्लेम येऊन सुद्धा इंडिया कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मार्केट टू. बघा, इंडिया को ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा प्लेस माना जाता है. ग्लोबल मार्केट मतलब क्या? इंटरनेशनल मार्केट. ओके, ऐसा मार्केट जहां पे सारे कंट्रीज के लोग अपना सामान बेचने आते हैं, ऐसे ही समझ लो. ग्लोबल मार्केट मतलब क्या? ऐसा मार्केट जहां पे सारे लोग अपना सामान बेचते हैं. या इंडिया इंटरनेशनली बहुत ज्यादा बिजनेस करता है. ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ग्लोबल मार्केट में इंडिया को बहुत बड़ा वैल्यू माना जाता है. क्यों? इंडिया बहुत सारे देशों को माल प्रोवाइड करता है ना, गुड्स बेचता है, इसीलिए इंडिया को ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा वैल्यू है. एग्जाम्पल देता हूं, देखो अभी कोरोना का टाइम है, सही है. पीपीई किट, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए जो पीपीई किट लगते हैं, मतलब प्रोटेक्शन किट, ताकि उन्हें कोरोना ना लगे, है ना, कोरोना वायरस उनके अंदर ना जाए, तो ऐसा किट अवेलेबल होता है. इंडिया में वो बनता ही नहीं था. ओके, इंडिया में वो बनता ही नहीं था. लेकिन जब से कोरोना आया, देखो एक ही कंट्री बनाता था, चाइना. तो चाइना ने क्या किया? सारे वर्ल्ड में बेचा, लेकिन वो डमी किट था, मतलब फॉल्स किट, खराब किट बेचे चाइना ने. इंडिया ने इसका फायदा उठाया. इंडिया ने अपने कंट्री में दिन का 5 लाख पीपीई किट बनाने का काम शुरू किया. दिन का 5 लाख किट, और वो आज पूरे वर्ल्ड को बेच रहा है. तो बेच रहा है ना, किसको बेच रहा है? दूसरे कंट्रीज को वो बेच रहा है पीपीई किट. मतलब ग्लोबल मार्केट आया. ग्लोबल मार्केट मतलब इंटरनेशनल मार्केट. तो हमारा वैल्यू बहुत बड़ा है आज. आज कोई कंट्री नहीं है, देखो चाइना के बाद इंडिया ही है जो दिन का 5 लाख पीपीई किट बना रहा है. मतलब इंटरनेशनल मार्केट में हमारा वैल्यू क्या है? नंबर 1 पे है, आज 1 या 2 पे है. समझे? बघा, आज जागतिक बाजारपेठेत भारताचं नाव खूप मोठं आहे. जागतिक बाजारपेठेत भारताचं नाव मोठं म्हणजे काय की आज भारत काय करतो? खूप साऱ्या देशांना आपला माल पोहोचवतो. खूप साऱ्या देशांना आपला माल पोहोचवतो. उदाहरणार्थ मी आताच देतो, एक कोरोनाचं उदाहरण आहे. बघा, प्रोटेक्शन किट, पीपीई किट
म्हणजे डॉक्टर लोकांना, नर्सेस लोकांना कोरोना होऊ नये म्हणून एक किट घातलं जातं. ते फक्त चायनाच बनवत होतं पहिल्यांदा. पण आज भारत दिवसाला 5 लाख पीपी किट बनवतोय आणि दुसऱ्या देशांना विकतोय. मग आज आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताचं नाव किती मोठं आहे, खूप मोठं आहे. ओके, तो अब तक मैंने क्या सीखा इंडिया के बारे में? मैंने सीखा कि 150 साल इंडिया के ऊपर ब्रिटिश लोगों ने राज किया है. सही है. इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला, स्वतंत्रता कब मिली? 1947 में. इंडिया ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया, खूप सारे संकटांना त्याने काही तोंड दिले. ओके, कौन से वो? वॉर्स एंड फेमाइन्स. वॉर्स मालूम है ना, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, फिर उसके बाद पानी की कमी. फिर भी आज इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, विकसनशील देश है भारत. आगे हम लोगों ने देखा ग्लोबल मार्केट में इंडिया को बहुत बड़ा वैल्यू दिया जाता है. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताला खूप मोठं स्थान है. ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, मैंने बता दिया. बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज फेस्ड. देखो, इंडिया ने क्या किया है, अपने देश में पैसा बढ़ाने के लिए बहुत सारे चेंजेस लाए हैं इकोनॉमी में. टाइम टू टाइम चेंजेस. इंडिया ने क्या किया, इंडिया में पैसा बढ़ाने के लिए, अपने देश में पैसा बढ़ाने के लिए बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस लाए हैं. उसकी वजह से इंडिया आज बहुत आगे चला गया है इकोनॉमी के मामले में. देखो, ये समझा है, याद रखना, इंडिया ने क्या किया है, बहुत सारे चेंजेस लाए हैं. किसमें? इकोनॉमिक में. क्यों? ताकि इंडिया में पैसा बढ़े. जैसे एक एग्जांपल देता हूं, पहले टैक्स था, इनकम टैक्स. अभी टैक्स नहीं है, अभी जीएसटी है. तो ये चेंज लाया है अपने इंडियन गवर्नमेंट ने. ओके, ताकि इंडिया में ज्यादा पैसा जमा होते रहे, क्योंकि टैक्स बढ़ गया. जीएसटी मतलब वो टैक्स ज्यादा ले रहे हैं, है ना. तो कंट्री के पास पैसा ज्यादा रहेगा. बघा, भारताने काय केलंय, आपल्या आर्थिक गोष्टींमध्ये वेळेवेळेवर बदल आणलेले. का? कारण देशाकडे पैसा जास्त यावा म्हणून. ओके, तो ये लास्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. तो हम लोगों ने अब तक क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि इंडिया को 150 साल पहले, 150 साल ब्रिटिश राज कर रहे थे. इंडिपेंडेंस कब मिला? 1947 में मिला. उसके बाद इंडिया के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, 3 वॉर हुए. ओके, फेमाइन कंडीशन आया. लेकिन फिर भी आज इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे टॉप मोस्ट रैंक पे है. ओके, मतलब इंडिया डेवलप कर रहा है बहुत फास्ट. आगे देखा इंडिया का ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया टॉप पोजीशन पे है. मतलब दूसरे देशों को बहुत ज्यादा माल वो दे रहा है. ओके, उसके बाद इंडिया अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में चेंजेस लाते रहा है अब तक. मतलब पहले से आज तक वो चेंजेस ला रहा है. क्यों? ताकि इंडिया के पास क्या बढ़े, पैसा बढ़े. ओके, मराठीत सांगायचं झालं तर 150 वर्ष इंग्रजांनी राज्य केलं. बरोबर आहे. स्वतंत्रता केव्हा भेटलं? 1947 मध्ये. इंडियावर खूप सारे संकट आली. बरोबर आहे. 3 लढाया झाल्या पाकिस्तान सोबत. बरोबर आहे. त्यानंतर दुष्काळ पण आला. तरी पण आपला भारत देश काय करतोय, विकसित होत चाललेला आहे, पुढे विकसित होत चाललेला आहे. बरोबर आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये भारताला खूप मोठं स्थान दिलं जातं. म्हणजे आज भारत दुसऱ्या देशांना काय करतो, माल पोहोचवतो. बरोबर आहे. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी भारताने खूप मोठ्या पावलं उचललेली आहे. नेक्स्ट पॉइंट है, द proportion of youth in India population is high because this forms a major part of working population. India is looked upon as a young country. देखो, इंडिया में यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. इंडिया में यंग जनरेशन बहुत ज्यादा है. और अगर वो लोग यंग है तो काम करने वाले लोग भी कंपनीज में क्या होंगे, यंग ऑलमोस्ट, है ना. मतलब इंडिया में काम करने वालों की कमी बिल्कुल भी नहीं है और इंडिया को यंग कंट्री बोला जाता है, माना जाता है. बघा, भारत देशामध्ये तरुणांची संख्या खूप जास्त आहे. अब जर भारत देशात म्हातारी लोक कमी आहेत, तरुण लोक जास्त आहेत, म्हणजे कामाला जाणारी माणसं तरुण पण जास्तच असणार. म्हणून एक तरुणाईचा देश म्हणून भारताला ओळखलं जातं, म्हणजे तरुण देश. बरोबर आहे. पुढे अभी ब्राजील के बारे में देखते हैं. फॉर मोर देन 3 centuries ब्राजील वाज अंडर पोर्तुगीज रूल. देखो, 300 साल तक ब्राजील के ऊपर किसने राज किया? पोर्तुगीज ने. बघा, 300 वर्ष ब्राझीलवर पोर्तुगीजांनी राज्य केलं. ब्राजील गेन इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822. देखो, ब्राजील को इंडिपेंडेंस कब मिला? 1822 में मिला. ब्राजील या देशाला स्वतंत्रता केव्हा भेटली? 1822 मध्ये. फ्रॉम 1930 टू 1985
For more than a half century, it was under a populist military government. देखो 1930 से लेके 1985 तक ब्राजील के ऊपर किसकी गवर्नमेंट थी? मिलिट्री की गवर्नमेंट, उनके खुद की मिलिट्री की गवर्नमेंट। देखो एक बात याद रखना, इंडिया कौन सा कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी में क्या आता है? सब लोगों को इक्वल राइट्स होते हैं। ओके, कोई भी अपनी बात बोल सकता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोग क्या करते हैं? इलेक्शन, देखो इलेक्शन होता है और लोग अपने इंसान को क्या करते हैं? चुनाव में जिता के देते हैं। ये होता है डेमोक्रेसी में। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन ब्राजील डेमोक्रेटिक नहीं था। डेमोक्रेटिक मतलब क्या? उनके ऊपर देखो, आज पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान में भी इलेक्शन होता है, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है ना, वो हैंडल कौन कर रहा है पता है? उनकी मिलिट्री। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या होता है? देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है? गवर्नमेंट अपना काम करते रहता है, लेकिन मिलिट्री अपना काम करता है। मतलब मिलिट्री गवर्नमेंट के काम में इंटरफियर नहीं करता। ये चीज याद रखना। मिलिट्री इंडियन मिलिट्री अपने इंडिया के गवर्नमेंट के काम में इंटरफियर नहीं करता। यह है डेमोक्रेसी। ओके, और एक एग्जांपल मैंने दिया पाकिस्तान। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, इवन वहां के पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को मैनेज कौन करता है? वहां की मिलिट्री। ओके, तो ये हुआ एक तरह का गुंडा राज, है ना? तो सेम ब्राजील में भी सेम था। 1930 से लेके 1985 तक वहां पे मिलिट्री की गवर्नमेंट थी। मतलब मिलिट्री गवर्नमेंट को मैनेज करती थी, जैसे पाकिस्तान में आज होता है। ओके, मराठीत सांगायचं झालं तर 300 वर्ष ब्राझीलवर कोणी राज्य केलं? ब्राझीलने राज्य केलं, बरोबर आहे। त्याच्यानंतर त्यांना स्वतंत्रता केव्हा भेटली? 1822 मध्ये त्यांना स्वतंत्रता भेटली। 1930 ते 1985 पर्यंत ब्राझील मध्ये लष्करी सरकार होती। लष्करी सरकार म्हणजे काय? आपल्या मिलिट्री काय करायची? सरकारला मॅनेज करायची। म्हणजे सरकार कोण सांभाळायची? तिकडचं लष्कर म्हणजे मिलिट्री सांभाळायची। बघा भारत हा लोकशाही देश आहे, बरोबर आहे। लोकशाही म्हणजे काय? आपले इथे इलेक्शन होतात, आपण निवडून देतो, बरोबर आहे। परत भारताचं जे लष्कर आहे म्हणजे मिलिट्री आहे, ती सरकारच्या कामकाजात अडथळा आणत नाही किंवा त्यांना हुकूम देत नाही, बरोबर आहे। पाकिस्तानमध्ये काय होतं? तिथे इलेक्शन होतात, सरकार होते, पण तिकडची जी मिलिट्री आहे सरकारला हुकूम देते, ते त्यांनी करायचं, बरोबर आहे। याला बोलतात लष्करी सरकार, याला बोलतात लष्करी सरकार। तर ब्राझील मध्ये तेच होतं। कधी? 1930 ते 1985 मध्ये। या काळामध्ये ब्राझील मध्ये लष्करी सरकार होतं। म्हणजे तिकडचं जे लष्कर आहे म्हणजे मिलिट्री आहे, ती सरकारवर आदेश द्यायची त्यांच्याकडनं, म्हणजे ते बोलतील ती कामं करायची असं। इट हैज ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लेट 20th सेंचुरी। देखो ब्राजील एक गरीब देश था, लेकिन 20th सेंचुरी में जब ब्राजील पहुंचा, उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा सुधरने लगा। ओके, बिकॉज ऑफ टूरिज्म। लोग इंडिया मतलब वर्ल्ड के बहुत सारे लोग टूरिज्म के लिए ब्राजील जाने लगे और ब्राजील के पास पैसा बढ़ने लगा। 20th सेंचुरी से पहले ब्राजील बहुत बड़ा गरीब देश माना जाता था। ओके, लेकिन 20th सेंचुरी में ब्राजील का फाइनेंशियल कंडीशन मतलब पैसे का कंडीशन सुधरने लगा। Brazil is seen as a contributor to economic growth of the world and important market in future। देखो पैसे के मामले में ब्राजील भी आज बहुत आगे बढ़ रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में भी उसको फ्यूचर में वैल्यू मिलेगा। जैसे इंडिया को ऑलरेडी वैल्यू मिला है इंटरनेशनल मार्केट में, ब्राजील को भी मिल जाएगा। बघा ब्राजील हा गरीब देशांमध्ये होता, पण 20व्या शतकात ब्राझीलकडे पैसा येऊ लागला, बरोबर आहे। आज ब्राझील श्रीमंत देशांमध्ये येतो, बरोबर आहे। आणि भविष्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये त्याचं नाव होईल असं मानलं जातं, बरोबर आहे। आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये त्याचं नाव होईलच असं मानलं जातं। देखो यहाँ पे चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया है, बहुत ही छोटा चैप्टर है,
इसमें था क्या, इंडिया का लोकेशन, ब्राजील का लोकेशन, बराबर है। हम लोगों ने उसके बाद क्या देखा, इंडिया का बैकग्राउंड, ब्राजील का बैकग्राउंड। इसका नोट्स ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को दे दिया है, होप तुम लोगों ने वो लर्न किया रहेगा, बहुत इजी है, पूरा का पूरा नोट्स लर्न करना है। ओके, तो ये हुआ तुम्हारा ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है, वो इंडस्ट्रियल विजिट का है, वो तो तुम लोग कर लोगे, अगर नहीं है कुछ डाउट है तो पूछ लेना, क्या लेके जाना है तुम लोग अगर विजिट के लिए जा रहे हो। तो ये ऐसे क्वेश्चन है उसमें, यार तुम लोग स्कूल के पिकनिक को तो बहुत बार गए हो, तो तुम्हें पता रहना चाहिए वो सारी चीजें। ओके, ये बहुत इजी चैप्टर था, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ लेना।